हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में हमने बात की वैद्युत अपघटनी सेल की। ये वैद्युत अपघटनी सेल जिसकी बात हमने की थी पिछली क्लास में। वैद्युत अपघटनी सेल क्या काम करता है? ये वैद्युत ऊर्जा को बदलता है किसमें? रासायनिक ऊर्जा। और हमने देखा था कि वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर होता है धनावेश और कैथोड पर होता है ऋणावेश। और जो मेन बात हमने क्या देखी थी, इनमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इनमें जो विलयन भरा हुआ वैद्युत अपघट्य विलयन, उसके जो आयन हैं वो गति करते हैं एनोड और कैथोड की तरफ। ये पदार्थ निक्षेपित होता है, मुक्त होता है कहाँ पर? एनोड पर और कैथोड, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड और कैथोड पर पदार्थ मुक्त होते हैं। अब ये पदार्थ कितनी मात्रा में मुक्त होते हैं, इनकी मात्रा कितनी होती है, कब इनकी मात्रा कम हो सकती है और कब इनकी मात्रा अधिक हो सकती है, इन सब बातों का अध्ययन किया था किसने? फैराडे। एक साइंटिस्ट है फैराडे। उन्होंने अध्ययन किया था कि वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा कब अधिक हो सकती है, कब ज्यादा हो सकता है, कैसे इनको घटाया जा सकता है, कैसे इनको बढ़ाया जा सकता है। यानी इन इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थों का मात्रात्मक अध्ययन किया था किसने? फैराडे। और उसने अपने अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त किए उसके आधार पर फैराडे ने दो नियम बताए, जिसको कहते हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। इसमें दो नियम भी हैं इन्होंने, एक तो फैराडे का प्रथम नियम और एक फैराडे का द्वितीय नियम। तो पहले हम बात करेंगे फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहते हैं फैराडे? कि जब किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होती है। यानी यहां जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित करेंगे, अर्थात जितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो जितने ज्यादा समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जितनी ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। यही है फैराडे का प्रथम नियम। यानी इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होती है? आवेश की। समानुपाती होती है किसके? प्रवाहित किए गए आवेश के। क्लियर? मान लेते हैं मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा कितनी है? W। कितनी है? W। और प्रवाहित किया गया आवेश क्या है? Q। तो W समानुपाती हो जाएगा Q के। ध्यान रखें, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को हमने क्या माना है? W। और प्रवाहित किया गया आवेश क्या है? Q। तो W समानुपाती Q। या हम कह सकते हैं W बराबर, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसका अंक आएगा Z। W समानुपाती ZQ। ठीक, Q क्या है यहाँ पर? आवेश। और Z क्या है यहाँ पर? इसको बोलते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है Z। अब हमने पढ़ा है कि Q बराबर किसके होता है? IT।
Q बराबर किसका होता है आई टी। क्या हमने पढ़ा है I बराबर Q अपॉन टी पढ़ा है, तो Q बराबर हो गया आई टी। क्लियर। तो यहाँ W बराबर हो जाएगा किसके जेड आई टी। W बराबर किसके हो गया जेड आई टी। क्लियर। यही है फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे के प्रथम नियम के लिए समीकरण आ गई W बराबर जेड आई टी। अब यहाँ पे जेड है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगर वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें हम तो क्या हो जाएगा, यदि I बराबर तो किसके कर दें 1 एम्पीयर और T बराबर कितना कर दें 1 सेकेंड। यदि I बराबर 1 एम्पीयर और T बराबर कर दें 1 सेकेंड, तो ये W बराबर किसके हो जाएगा Z। W बराबर किसके हो जाएगा Z के हो जाएगा। ठीक। यानी जब 1 एम्पीयर धारा I बराबर 1 किया तो 1 एम्पीयर धारा कितने समय तक 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W जो है वो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 एम्पीयर धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ही क्या है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। क्लियर। समझ में आ गई बात। तो ये फैराडे का प्रथम नियम समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल बात है कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा है वो प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होती है। अब बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की। फैराडे का द्वितीय नियम, देखिए फैराडे का द्वितीय नियम कब काम में आता है, जब समान विद्युत धारा 2 या अधिक वैद्युत अपघट्य पदार्थों में प्रवाहित की। 2 या अधिक प्रकार के वैद्युत अपघट्य पदार्थों में भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य पदार्थों में समान विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए तो इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा समान नहीं होगी। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती। कैसे? जैसे हमने प्रथम नियम देखा। प्रथम नियम में तो क्या कहा हमने कि सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों पर पदार्थ मुक्त होगा और जितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही ज्यादा पदार्थ मुक्त होगा। ये है फैराडे का प्रथम नियम। लेकिन पदार्थ अलग अलग हैं। मान लीजिए हमने ले लिया एक सेल के अंदर, तो हमने भर लिया कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, एक तो ले लिया हमने कॉपर सल्फेट भर दिया इसके अंदर। दूसरा वैद्युत अपघट्य पदार्थ हमने यहाँ ले लिया, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, AgNO3 ले लिया, या फिर और कोई ले लिया NaCl ले लिया मान लीजिए, यहाँ और कोई ले लिया, यहाँ कोई तीसरा पदार्थ भर लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने भर दिया AgNO3। 3 सेल हैं और तीनों में अलग अलग पदार्थ भर दिया और तीनों को एक ही बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसमें इसमें और इसमें तीनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित करें। इसमें भी I एम्पीयर धारा प्रवाहित करें T समय, इसमें भी I एम्पीयर धारा प्रवाहित करें T समय, और इसमें भी I एम्पीयर धारा प्रवाहित करें कितने समय तक, T समय तक। ठीक है, तीनों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा क्या कर दें, समान। तीनों में ये 3 अलग अलग वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, 3 अलग अलग सेल है, तीनों में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित कर देते हैं। यहाँ इनको जोड़ दिया हमने बैटरी से। और इनको जोड़ दिया, यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, यहाँ NaCl का विलयन भरा हुआ है, और तीनों में ही समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है तीनों सेलों के अंदर। तो अब देखिए यहाँ पर Cu प्राप्त होगा
कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, सी। इसमें कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, सोडियम। और इसमें कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, Ag। ठीक है, Cu भी प्राप्त होगा, Na भी प्राप्त होगा, Ag भी प्राप्त होगा। लेकिन इन तीनों की जो मात्राएं होंगी वो अलग अलग होंगी। Cu की मात्रा अलग होगी, सोडियम की मात्रा अलग होगी, Ag की मात्रा अलग, जबकि तीनों में विद्युत धारा समान प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, प्रथम नियम के अनुसार तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी, Cu की बढ़ेगी, Na की भी बढ़ेगी, Ag की बढ़ेगी। लेकिन द्वितीय नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की जो मात्राएं हैं वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होंगे। कब होंगी, दोबारा सुनो, कि जब अलग अलग प्रकार के वैद्युत अपघट्य पदार्थों में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की जो मात्राएं हैं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। यानी जिसका तुल्यांकी भार ज्यादा होगा उसकी मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी, जिसका तुल्यांकी भार कम होगा उसकी मात्रा कम प्राप्त होगी। ठीक है, तो आगे बात, यानी पदार्थ की जो मात्राएं हैं वो किसके समानुपाती होंगी, तुल्यांकी भारों के, द्वितीय नियम के अनुसार। यदि W है पदार्थ की मात्रा और E है तुल्यांकी भार तो W समानुपाती होगा E के, W समानुपाती होगा किसके, E के। यदि Cu का तुल्यांकी भार E1 और मात्रा है W1, ठीक, यानी एक पदार्थ के लिए तुल्यांकी भार कितना है, W E1। एक पदार्थ के लिए मात्रा कितनी है, एक पदार्थ की मात्रा कितनी है, W1, और तुल्यांकी भार कितना है, E1। तो क्या होगा, W1 समानुपाती हो जाएगा E1 के। इसी तरह दूसरा पदार्थ है, दूसरा मान लीजिए, दूसरा जैसे Na है तो दूसरे पदार्थ की मात्रा क्या है, W2, और तुल्यांकी भार क्या है, E2। तो W2 समानुपाती हो जाएगा किसके, E2 के। क्लियर, यानी एक पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी, दूसरे पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती। तीसरा पदार्थ है तो उसकी मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती, यानी पदार्थ की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी जितना उसका तुल्यांकी भार होगा। या हम कह सकते हैं W, ये और इसके द्वारा हम देखें तो W1 अपॉन W2 बराबर होगा E1 अपॉन E2 के। W1 समानुपाती E1 के है, W2 समानुपाती E2 के है, इसका मतलब W1 अपॉन W2 बराबर होगा E1 अपॉन E2 के। क्लियर, अब हमने पढ़ा है फैराडे के प्रथम नियम से। फैराडे के प्रथम नियम से हमने क्या पढ़ा है कि W बराबर होता है किसके, ZIT, क्योंकि W बराबर ZIT, तो W1 बराबर किसके हो जाएगा, Z1IT, और W2 बराबर किसके हो जाएगा, Z2IT। यानी E1 अपॉन E2। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि सेलों में जो विद्युत धारा है समान प्रवाहित की जा रही है, समान समान, यानी I और T, IT बराबर, तो Z1 अपॉन Z2 बराबर हो जाएगा E1 अपॉन E2। Z1 अपॉन Z2 बराबर E1 अपॉन E2। Z क्या है यहाँ पर, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। या हम कह सकते हैं Z1 अपॉन Z2 बराबर E1 अपॉन E2 का मतलब क्या हुआ कि E1 समानुपाती Z1 के, या Z1 समानुपाती E1 के, और E2 समानुपाती Z2 के हो गए। या हम कह सकते हैं तो जो Z है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है वो तुल्यांकी भार के क्या होगा, समानुपाती, यानी E समानुपाती होगा Z।
क्लियर? Z1/Z2 बराबर E1/E2। इसका मतलब क्या हुआ? E समानुपाती Z के। यानी जो तुल्यांकी भार होता है किसी पदार्थ का वो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ये हो गया फैराडे का द्वितीय नियम। देखिए फैराडे का प्रथम नियम तो कब काम में लिया था हमने? जब एक ही सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक। फैराडे का द्वितीय नियम कब काम में आता है? जब एक से अधिक सेल होते हैं, दो या दो से अधिक सेलों में या दो या दो से अधिक वैद्युत अपघट्य पदार्थों में समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कौन सा नियम काम करता है? फैराडे का द्वितीय नियम। ये ध्यान रखिएगा। पहला नियम जब एक ही, प्रथम नियम एक सेल के लिए एक ही वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए होता है। द्वितीय नियम एक से ज्यादा यानी दो या दो से अधिक वैद्युत अपघट्य पदार्थों में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कौन सा नियम काम करता है? द्वितीय नियम। ठीक है। और द्वितीय नियम क्या बताया मैंने? कि समान विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोडों पर जो अलग अलग पदार्थ मुक्त होंगे उनकी जो मात्राएं हैं वो उन सबके तुल्यांकी भारों के क्या होंगी? समानुपाती। यानी W समानुपाती होगी। और हमारे पास आया W1/W2 बराबर E1/E2। या हम कह सकते हैं Z1/Z2 बराबर E1/E2। बात वही है। या हम कह सकते हैं E समानुपाती Z। जो तुल्यांकी भार है वो रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक। या इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होती है। ऐसा पढ़ा है? इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती। जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित होगा इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। देखिए हमने ये जो वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ा है, इस सेल में हमने देखा है कि एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। यानी एनोड पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? त्यागे जा रहे हैं। और कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। यानी कैथोड पर इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं? ग्रहण किए जा रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का विनिमय हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो कैथोड और एनोड पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का विनिमय। या तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो क्या होता है? पदार्थ मुक्त होता है, पदार्थ निक्षेपित होता है। ठीक है। तो कैथोड और एनोड पर ऑक्सीकरण और अपचयन के कारण पदार्थ मुक्त होता है, पदार्थ निक्षेपित होता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक। अब कैथोड और एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा या कैथोड या एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ के मोल निर्भर करेंगे किस पर? विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किस पर निर्भर करेंगे? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉनों का विनिमय जितना ज्यादा होगा मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा या मुक्त होने वाले पदार्थ के मोल उतने ही ज्यादा होंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ Cl- का कितना मोल प्राप्त हो रहा है हमें? यहाँ पर 1/2 Cl। यानी Cl- से हमें 1/2 Cl2 यानी क्लोरीन गैस का आधा मोल प्राप्त हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ 1 मोल। मैंने पहले बताया था आपको, ये ध्यान रखेंगे कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हम बात करेंगे वहां मोलों में होगी बात। जैसे यहाँ Cl- हमें 1 Cl- की बात नहीं, यहाँ पर 1 मोल Cl- की बात है। यानी 1 मोल Cl- कितने मोल इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो कितना मोल क्लोरीन गैस प्राप्त होगी? आधा मोल क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। ठीक है। इसी तरह यहाँ H+ के कितने मोल हैं? 1 मोल। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है? ये 1 मोल। और हाइड्रोजन गैस कितने मोल प्राप्त हो रही है? ½ H2, आधा मोल। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो 1 मोल H+ 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो आधा मोल हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसी तरह 1 मोल Cl- 1 मोल इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो आधा मोल क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है। ठीक है। यदि हम ये कहें कि Cl- के 2 मोल ले, अब देखो यहाँ Cl- के कितने मोल हैं? 2 मोल। कितने मोल इलेक्ट्रॉन त्यागे? 2 मोल। तो कितने मोल क्लोरीन गैस प्राप्त हुई? 1 मोल। यहाँ देखो
एक मोल इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है एक Cl माइनस, एक मोल Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो आधा मोल क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं तो 1 मोल क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। यानी त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की मोल में वृद्धि हुई, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों के मोल में वृद्धि हुई तो मुक्त होने वाली क्लोरीन गैस के मोल में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसी तरह जैसे H प्लस एक इलेक्ट्रॉन यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आधा मोल H2 गैस देता है। 2 मोल H प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने हैं तो कितनी हाइड्रोजन प्राप्त हो रही है हमें, 1 मोल हाइड्रोजन। दोबारा समझेंगे, देखिए यहाँ पर H प्लस का कितना मोल है, 1 मोल। क्लोरीन कितने मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 1 मोल। तो कितने मोल हाइड्रोजन प्राप्त हो रही है, आधा मोल हाइड्रोजन। जबकि यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं तो कितना मोल हाइड्रोजन प्राप्त होगी, 1 मोल। यानी ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की मोल संख्या में वृद्धि हो रही है तो मुक्त होने वाले हाइड्रोजन के मोल में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इस केस में भी और इस केस में भी। तो यही है फैराडे के नियम की मूल अवधारणा कि विनिमय के दौरान, ऑक्सीकरण अपचयन के दौरान विनिमय हुए इलेक्ट्रॉनों की मोल संख्या में वृद्धि होगी तो पदार्थ के मोल में भी वृद्धि होगी। ये ध्यान रखिए। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे Ca+2 है। Ca+2 कितने मोल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन को। तो कितने मोल कैल्शियम प्राप्त होगा हमें, 1 मोल। Ca+2 कितने मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2 मोल। कैल्शियम कितना प्राप्त हो रहा है हमें, कितना मोल प्राप्त हो रहा है, 1 मोल। क्लियर। इसी तरह Al+3 कितने मोल इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, Al+3 +3 आवेश यहाँ पर, तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। तो कितनी एल्यूमिनियम प्राप्त होगी हमें, 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त होगी। ठीक है, Al+3 का 1 मोल 3 मोल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो हमें 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। इसी तरह Cu+2 कॉपर का 1 मोल प्राप्त करना है। Cu का कितना मोल प्राप्त करना है, 1 मोल। तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, 2 मोल। ठीक है, Cu का 1 मोल प्राप्त करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए हमें, 2 मोल। 2 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा Cu+2 तो हमें क्लोरीन कॉपर का कितना मोल प्राप्त होगा, 1 मोल प्राप्त होगा। Ca+2 2 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कैल्शियम का 1 मोल प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरह में एल्यूमिनियम का 1 मोल प्राप्त करना है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 3 मोल इलेक्ट्रॉन की। अर्थात 3 मोल इलेक्ट्रॉन Al+3 ग्रहण करेगा तो हमें एल्यूमिनियम का 1 मोल प्राप्त होगा। इसी तरह हमें कॉपर का 1 मोल प्राप्त करना है। कॉपर का 1 मोल प्राप्त करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का विनिमय होगा, अभी भी ऐसे स्पष्ट है, कितने मोल का, 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का विनिमय होगा। ठीक है, अब ये जो पदार्थ की मोल मात्रा है, ध्यान दें थोड़ा सा, से पदार्थ का किसी भी परमाणु का 1 मोल हमने पढ़ा है 11वीं क्लास में, किसी परमाणु का 1 मोल का जो भार है वो किसके बराबर होता है, ग्राम परमाणु भार। किसके बराबर होता है, ग्राम परमाणु भार। किसी भी परमाणु का 1 मोल का मतलब उसके ग्राम परमाणु भार के बराबर होगा। यानी उसका जो परमाणु भार है उसका ग्राम में जो चेंज करने का जो भार आएगा, किसी भी परमाणु का 1 मोल उसके ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है। मतलब जैसे कैल्शियम का 1 मोल प्राप्त हो रहा है, कैल्शियम कितने मोल प्राप्त हो रहा है, 1 मोल। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, 40। इसका मतलब कितने ग्राम कैल्शियम हो गए, 40 ग्राम। ग्राम में बदले तो कितना हो गया ये, 40 ग्राम। 1 मोल का मतलब 40 ग्राम कैल्शियम हो गया। क्लियर, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का विनिमय होता है तो हमें 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त होता है। नोट करना है इसी को। इसी तरह एल्यूमिनियम का 1 मोल, एल्यूमिनियम का 1 मोल का मतलब एल्यूमिनियम का
ग्राम परमाणु भार कितना है 27 ग्राम। एल्यूमिनियम का 1 मोल का मतलब एल्यूमिनियम का भार कितना हो गया 27 ग्राम। यानी 27 ग्राम एल्यूमिनियम हमें प्राप्त करना है। तो कितने मोल इलेक्ट्रॉनों की विनिमय होगा 3 मोल इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर। इसी तरह कॉपर का परमाणु भार होता है 63 ग्राम। कितना होता है 63, यानी 63 ग्राम कॉपर प्राप्त करना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का विनिमय। अब देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी पदार्थ के 1 मोल से क्या मतलब है, जैसे इलेक्ट्रॉनों का 1 मोल, इसका मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 मोल का मतलब होता है या अवोगाद्रो संख्या के बराबर संख्या से, यानी इलेक्ट्रॉनों का 1 मोल का मतलब है 6.02 गुणा 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो रहा है, इसका मतलब कितने मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे 6.02 गुणा 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल का मतलब होता है 6.02 गुणा 10⁻23, जो क्या है अवोगाद्रो संख्या। क्लियर। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया ये। अब 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को 6.02 गुणा 10⁻23 से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो 6.02 गुणा 10⁻23 इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब इसको मल्टीप्लाई करें हम तो ये लगभग राउंड फिगर में आएगा 96,500 कूलम। ठीक है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया 96,500 कूलम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का विनिमय होता है तो कितना आवेश प्रवाहित होगा, 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो रहा है, इसका मतलब 2 गुणा 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित होगा। जैसे पूछा जाए कि कैल्शियम का 1 मोल यानी 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करना है हमें, तो कितना कूलम आवेश प्रवाहित होगा। मतलब 1 मोल कैल्शियम का प्राप्त होगा जब 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, और 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह का मतलब कितना आवेश प्रवाहित होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 96,500 कूलम। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना हो जाएगा, 2 गुणा 96,500 कूलम। इतना आवेश प्रवाहित होता है तो अभी 40 ग्राम यानी 1 मोल कैल्शियम प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरह एल्यूमिनियम का 1 मोल यानी 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करना है तो कितना आवेश प्रवाहित करना पड़ेगा, यानी 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 3 मोल इलेक्ट्रॉनों की। यानी 3 मोल इलेक्ट्रॉनों का विनिमय होगा, इसका मतलब कितना आवेश प्रवाहित होगा 96,500 गुणा 3। ठीक है, जितने मोल इलेक्ट्रॉनों का विनिमय होगा उसको 96,500 से गुणा कर देंगे, उतना ही कूलम आवेश प्रवाहित होगा। और ये जो 96,500 कूलम है इसको कहते हैं 1 फैराडे। यानी ये जो 96,500 कूलम आवेश किसके बराबर है, इसको नाम दे दिया फैराडे। तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम आवेश। ठीक, तो 1 फैराडे बराबर हो गया 96,500 कूलम आवेश। ये ध्यान रखना। अगर फैराडे में पूछे कि कितने फैराडे विद्युत आवश्यक होगी, जैसे कैल्शियम से 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करना है हमें, कैल्शियम कितना प्राप्त करना है 40 ग्राम, तो कितने फैराडे विद्युत आवश्यक होगी, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही फैराडे विद्युत आवश्यक।
यहाँ कितने फैराडे विद्युत प्रवाहित हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे। क्लियर? यानी जितने मोल इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो रहा है उतने ही फैराडे विद्युत क्या होगी? आवश्यक होगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? अब इस पे आधारित सवाल कैसे आते हैं, जैसे अभी मैंने कहा CaCl2 संयुग्म के वैद्युत अपघटन से बीस ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश कितना होगा? ठीक है। CaCl2 कैसा है? पिघला हुआ संयुग्म के वैद्युत अपघटन से हमें कितना कैल्शियम प्राप्त करना है? 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करना है। तो कितना आवेश आवश्यक होगा? देखिए CaCl2 का मतलब इससे कौन से आयन प्राप्त होते हैं? CaCl2 में कौन कौन से आयन हैं? Ca+2+2 क्लोरीन। यही बात। अब हमें प्राप्त क्या करना है? कैल्शियम। यानी कैल्शियम प्राप्त करने के लिए Ca+2 का क्या होगा? अपचलन। यानी ये कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा? Ca+2 कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? कैल्शियम। कितने मोल कैल्शियम प्राप्त हो गया हमें? 1 मोल। ठीक है। कैल्शियम का 1 मोल प्राप्त हो गया कब? जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। अब 1 मोल कैल्शियम का मतलब कितना ग्राम कैल्शियम? 40 ग्राम। मैंने भी बताया कि कैल्शियम का जितना परमाणु भार है वो उसके 1 मोल का भार होगा ग्राम। कैल्शियम का परमाणु भार 40, तो 1 मोल कैल्शियम का भार होगा 40 ग्राम। क्लियर? यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है तो 1 मोल कैल्शियम प्राप्त हो रहा है। यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है तो कितना कैल्शियम प्राप्त हो रहा है हमें? 40 ग्राम। कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश कितना हो जाएगा? प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश बताओ। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का विनिमय हो रहा है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन का। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना आवेश हो गया? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना आवेश होता है? 96,500 कूलम। तो यहाँ कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो रहा है? 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का। यानी 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश कितना हो जाएगा? 2 × 96,500 कूलम। 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त कर रहे हैं तो आवेश हो गया 2 × 96,500 कूलम। हमें कैल्शियम कितना प्राप्त करना है? 20 ग्राम, यानी इसका आधा। तो 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश, इससे आधी मात्रा हो गई तो आवश्यक आवेश में कितना हो जाएगा? इससे आधा हो जाएगा, यानी कितना? 96,500 कूलम। क्लियर? AlCl3 के वैद्युत अपघटन से AlCl3 के वैद्युत अपघटन से 40 ग्राम एल्यूमीनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत फैराडे में कितनी होगी? ठीक है। AlCl3 का वैद्युत अपघटन करते हैं
तो उसके वैध अपघटन से कितना एल्यूमिनियम प्राप्त करना है? 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत बतानी है किसमें? फैराडे। क्लियर? 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत कितनी होगी? फैराडे। अब देखिए इसको, AlCl3 का वैद्युत अपघटन होगा। AlCl3 से कौन से आयन बनेंगे? Al+3 + 3Cl-। क्लियर? अब हमें एल्यूमिनियम प्राप्त करना है तो Al+3 का क्या होगा? अब चयन हो जाएगा कैथोड पर। ठीक है, कैथोड पर हो गया विक्रिया। कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा ये Al+3? कितने को? 3 इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा हमें 1 मोल। क्लियर? यानी Al+3 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। यानी 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत कितनी है? 3 मोल इलेक्ट्रॉनों के बराबर। ठीक है, 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन। और 3 इलेक्ट्रॉनों का विनिमय का मतलब कितने फैराडे विद्युत हो गई? 3 फैराडे। जितने इलेक्ट्रॉनों के मोल होते हैं उतने ही फैराडे विद्युत होती है, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे होता है। ठीक है, अब यहाँ इसको ग्राम में बोले तो एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होता है? 27 ग्राम। कितना होता है? 27 ग्राम, क्योंकि यहाँ ग्राम में दर्ज किया मात्रा। तो एल्यूमिनियम का कितना भार प्राप्त हो जाएगा हमें? 27 ग्राम। 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब कितने एल्यूमिनियम प्राप्त हो रही है? 27 ग्राम। अर्थात 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत कितनी हो जाएगी? 3 फैराडे। 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत कितनी हो गई? कितने इलेक्ट्रॉन का विनिमय हो रहा है? 3 का। और 3 इलेक्ट्रॉनों का मतलब कितने फैराडे? 3 फैराडे। फैराडे को F से लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन इसका मतलब 3 फैराडे। और ये 27 कहां से आया? एल्यूमिनियम का परमाणु भार 27 होता है और 1 मोल का भार उसके ग्राम परमाणु भार के बराबर है। इसका मतलब 1 मोल एल्यूमिनियम का भार हो गया 27। ठीक, यानी 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए, यानी 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत कितनी हो गई? 3 फैराडे। अब हमें एल्यूमिनियम कितना प्राप्त करना है? 40 ग्राम। कितना प्राप्त करना है? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत कितनी हो जाएगी? 27 ग्राम प्राप्त करने के लिए 3F है, तो 40 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी? 3/27 गुणा 40, ये हो जाएगा। अब 3 से इसको काट देंगे। 3 9 27, 9 936, 4 936, 4.4 फैराडे। ठीक, क्लियर हो गई बात? यानी 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करना है तो कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी? 4.4 फैराडे। क्लियर हो गया? बिल्कुल। दोबारा देख लेंगे, एल्यूमिनियम का 1 मोल प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का विनिमय होगा? 3 इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉनों का मतलब 3 फैराडे विद्युत का। क्लियर? अब हमें 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब 27 ग्राम एल्यूमिनियम, जो उसका ग्राम परमाणु भार है। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत होगी 3 फैराडे। सवाल में कितना प्राप्त करना है हमें? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम प्राप्त करेंगे कितनी हो जाएगी? 3/27 गुणा 40। क्लियर हो गया? अब ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। क्या है? कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर धारा से
10 मिनट तक वैद्युत अपघटन किया गया। ठीक, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर धारा से कितने मिनट तक? 10 मिनट तक इसका वैद्युत अपघटन किया गया है। तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, तो याद, तो हम देखते हैं कि दिया क्या है सवाल में। एक तो धारा दे रखी आई, कितनी? 1.5 एम्पियर, और एक समय दे रखा है टी, कितना? 10 मिनट, और 10 मिनट को सेकंड में बदलें तो कितने हो गए? 10 गुणा 7 सेकंड। ठीक, अब हम पहले ये पता लगाएंगे कि सेल में आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है। प्रवाहित आवेश बराबर कितना आवेश प्रवाहित होगा? आवेश ज्ञात करने का सूत्र क्या है? Q बराबर होता है I T। Q बराबर किसके होता है? I T, और I का मान कितना है? 1.5, और T का मान कितना है? 10 मिनट, यानी 10 गुणा 60, ये सेकंड या टाइम सेकंड में लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 900 क्या कूलम आवेश है। तो यानी 900 कूलम आवेश प्रवाहित होगा जब 1.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करेगी, यानी इतना कूलम आवेश प्रवाहित किया जाएगा। अब ये पता लग गया है। अब देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन से कितना कॉपर प्राप्त होगा कैथोड पर, ये पता लगाना है। तो वैसे हम देखें कि कॉपर सल्फेट से कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी? जब कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन करेंगे तो कैथोड पर क्या होगा? Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर Cu, यानी कॉपर प्राप्त हो जाएगा हमें 1 मोल। तो आवेश कितना प्रवाहित होगा? 2 गुणा 96,500 कूलम। 1 मोल कॉपर प्रवाहित प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉनों का। तो यानी 1 मोल कॉपर प्राप्त करने के लिए आवेश कितना प्रवाहित होगा? 2 गुणा 96,500 कूलम। ठीक है, यानी 2 गुणा 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त कॉपर कितना होगा? 1 मोल, यानी इतना आवेश प्रवाहित होगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मोल को प्राप्त करने के लिए, तो इतना आवेश प्रवाहित होगा तो हमें कॉपर के कितने मोल प्राप्त होंगे? 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब कितने ग्राम कॉपर प्राप्त होगा? 63 ग्राम। ठीक है, यानी 2 गुणा 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त कॉपर होगा 63 ग्राम। कितना होगा? 63 ग्राम। हमें आवेश कितना प्रवाहित करना है? सेल के अंदर तो आवेश 900 ही प्रवाहित किया जा रहा है, जबकि अभिक्रिया के दौरान आवेश कितना प्रवाहित होगा? 2 गुणा 96,500 कूलम। ठीक है, ध्यान देना है दोबारा, कॉपर का 1 मोल प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश है, जबकि आवेश सेल में प्रवाहित हो रहा है। तो इतना आवेश प्रवाहित करते हैं तो कितना कॉपर होगा, ये पता लगाएंगे। तो 900 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त कॉपर क्या होगा? 63 कितना? 2 गुणा 96,500। 2 गुणा 96,500। देखिए 2 गुणा 96,500 होता है, लेकिन यहाँ सवाल के अंदर इसलिए दे रखा है कि 96,487 काम में नहीं होगा। एफ कितना दे रखा है सवाल में, इसलिए स्पेशल दिया है 96,487। तो हम यहाँ 2 96,500 की जगह 96,487 का यूज करेंगे। ठीक है, अगर सवाल में नहीं दिया होता तो हम 96,500 कूलम का ही उपयोग करते, लेकिन इसमें स्पेशल दिया हुआ है
तो यहाँ हम काम करेंगे 296,487। ठीक, इतना आवेश प्रवाहित होता है तो 63 ग्राम प्राप्त होता है, लेकिन हमें प्राप्त आवेश कितना प्रवाहित करने जा रहा है सेल के अंदर 900 कूलम। तो इसको कितने से गुणा कर देंगे 900 से। ठीक, और इसको हल कर देंगे। तो यहाँ जो मात्रा आएगी वही क्या होगा, कॉपर का द्रव्यमान। कब, जब 900 कूलम आवेश प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है ये हमें पता लगा लिया। फिर हमने क्या देखा कि 1 मोल कॉपर प्राप्त करने के लिए तो हमें 2 गुणा 96,487 आवेश चाहिए, जबकि आवेश सेल में प्रवाहित हो रहा है 900 ही। तो 900 आवेश प्रवाहित करने पर कितना कॉपर प्राप्त होगा उसको हम पता लगा लेंगे आसानी से। समझ में आ गए सवाल। तो इस तरह के सवाल आते हैं फैराडे के नियम पर आधारित। ये सभी सवाल किस पर आधारित हैं, फैराडे के नियमों पर आधारित है। फैराडे के नियम में जो मेन बातें हैं, मोल अवधारणा की जो हम बात कर रहे हैं, फैराडे के नियम की मोल अवधारणा पर आधारित सवाल कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का विनिमय होगा उतना ही ज्यादा पदार्थ प्राप्त होगा, ये ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉनों का जो विनिमय हो रहा है वो आवेश में कन्वर्ट करें तो 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर किसी अभिक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है इसका मतलब वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से है। वहाँ मोल में देखेंगे हम उसको, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 मोल इलेक्ट्रॉन से। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमने देखा कितना होता है 96,500 कूलम। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया के दौरान विनिमय हो रहा है, इसका मतलब 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है, जितने मोल इलेक्ट्रॉनों का विनिमय होगा अभिक्रिया के दौरान उतना ही कूलम आवेश प्रवाहित होगा। फैराडे में बोले तो उतने ही फैराडे विद्युत प्रवाहित होगी, यानी 96,500 कूलम आवेश बराबर 1 फैराडे का। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो रहा है इसका मतलब उतने ही फैराडे विद्युत प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये मेन फंडा है इसका। तो हमें अभिक्रिया के दौरान देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो रहा है, वहां से पता लगेगा हमें कि कितना आवेश प्रवाहित होगा। अब सवाल को बनाने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे करने के लिए थोड़ा, तो सवाल में क्या दिया जाता है, आवेश दे देगा कि इतना, हमें पता है कि इतने 1 मोल प्राप्त करने के लिए इतना आवेश चाहिए, वो तो अभिक्रिया से पता चल ही जाएगा। 1 मोल किसी पदार्थ का 1 मोल प्राप्त करना है उसका पता चल जाएगा मैं अभिक्रिया से। अब वो आवेश दे देगा कितना आवेश प्रवाहित करें तो कितना, तो हम पता लगा लेंगे उस चीज का। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है।